नेक्स्ट आपका टॉपिक है MRTP एक्ट। जो हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे, मतलब 10th वाला चैप्टर, उसका ही एक पार्ट है MRTP एक्ट 215 पेज पे। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट जो पास किया गया था 1969 में, इन्होंने ये पास किया था जिन कंपनीज की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। 214 नंबर पेज पे है। गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट पास किया गया था। उन्होंने बोला था जिन कंपनीज की एसेट्स या टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज्यादा है, इन कंपनीज को कुछ भी काम करना है, मीन्स अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, न्यू प्रोजेक्ट लगाने हैं, एक्सपेंशन या डाइवर्स किसी और दिशा में काम करना है, या किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है, या अमलगामेशन वाला काम करना है, तो इनको पहले MRTP एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और गवर्नमेंट से इस चीज़ की परमिशन लेनी होगी, तब जाके ऐसी कंपनी जो है कुछ भी कर सकती हैं। ये एक्ट पास करने का मेन कारण, एक्टिविटी जो एक पास किया गया था, एक्टिविटी किस बेस पे किया गया था, इसका काम ये था कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जितने प्रकार का भी व्यापार होगा उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिना वजह के कोई व्यापार नहीं होगा, मीन्स गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी हो भी कोई व्यापार नहीं होगा, मीन्स ताकि ब्लैक में काम ना हो पाए। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स, जितनी मीन्स इकोनॉमिक पावर्स है उनके ऊपर कंसंट्रेशन रहे भी, कौन कौन से जिनके हाथ में पावर्स हैं, कौन कौन बंदा जो है इन पावर्स को यूज कर सकता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास शिक्षण ट्रेड प्रैक्टिस। शिक्षण ट्रेड प्रैक्टिस में उन्होंने बताया था अभी जो एक्ट है किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बाय एंड सेलिंग, अगर कुछ कंपनीज इस एक्ट में अगर पास हुई हुई, मीन्स जुड़ी हुई हैं या इसके अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी भी, उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदनी है जैसे सेल करनी है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन का भी कोई सामान खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। टाइम सेल और फुल लाइन फोर्सिंग, कहता सेल भी जब करेंगे प्रॉपर टाइम, मीन्स उसमें कंपलसरी होगा कि आप जिस बंदे को भी सामान खरीद रहे हो या सेल कर रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास जरूर पहुंचनी चाहिए उसकी। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, जब भी एग्रीमेंट होंगे वो डीलिंग मीन्स रिटर्न में होंगे, किसी भी प्रकार के गुड्स आप किसी बंदे को भी सेल कर रहे हो या कोई भी आइडेंटिफिकेशन गुड्स हैं उसके बारे पूरी इन्फॉर्मेशन उसका रिटर्न में एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। रिजेक्शन बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी कहता कुछ ना कुछ, वैसे तो मेंबर्स को कोई ऐसा कोई हक होता नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने बोला होता भी मेंबर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रहेंगे कि कोई भी मेंबर अपनी मनमर्जी से ये नहीं भी कुछ भी सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, वो चीज़ नहीं कर पाएगा। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, आपको रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी उसके भी लिखा होता है कि अगर मैक्सिमम प्राइस लगा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। प्राइस कंट्रोल एग्रीमेंट या फिर अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। RTP एक्ट में क्या है, प्राइस कंट्रोल एग्रीमेंट भी था। आप प्राइसेस भी यही नहीं पे अपनी मनमर्जी से कुछ भी मार्केट में सेट करके उतार दे रहे हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के, नहीं, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं तो आपको उसके पूरे रजिस्ट्रेशन देने होंगे। आपने अगर प्राइस रखी है तो किस बेस पे रखी है सारी। एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट खुद ही एग्रीमेंट में रिस्ट्रिक्शन जो है डिक्लेयर करती थी किस किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन जो है इस पे लगेंगी। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे MRTP में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस उन्होंने ये भी देखा था कि जो भी आप व्यापार करेंगे उसमें क्या है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब तो यही होता है कि जब सिंगल प्रोड्यूसर होगा, अगर सिंगल प्रोड्यूसर कोई गुड्स बना के मार्केट में सेल कर रहा है, उसकी प्राइसेस भी जो है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट नहीं करेगा। गवर्नमेंट को साथ में गवर्नमेंट को मिल के या इन्फॉर्मेशन दे के इस चीज़ का हमें इतना खर्चा आ रहा है, एक्चुअल में कॉस्ट प्रूफ दिखा के फिर आप कहता उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। आप ये नहीं कि लिमिटेड, आप बोले अनलिमिटेड में काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, आप अनलिमिटेड में कुछ भी बना के मार्केट में उतारते चले जा रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी नहीं होगा। जितनी चीज़ें भी होंगी सबकी परमिशन जो है गवर्नमेंट से होगी, चाहे आप डिवॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, या किसी बंदों को क्वालिटी में ऐड कर रहे हैं, या किसी क्वालिटी चीज़ को बाहर कर रहे हैं, गुड्स की प्राइसेस रख रहे हैं अपना प्रॉफिट रेज करने के लिए, आप विदाउट कोई परमिशन मीन्स कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये था भी MRTP एक्ट में वही कंपनियां रजिस्टर्ड होनी थी जिनकी टर्न एसेट्स की वैल्यू जो है 100 करोड़ से ज्यादा थी। उसके बाद आपके पास इसमें आता है कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट का मेन मिक्सर जो है अभी ये 3 पिलर के ऊपर रखा हुआ है। LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मेन मकसद यही था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उनके ऊपर जो डे टू डे इश्यूज आते थे कि उनको काम करने में प्रॉब्लम्स आती थी कि आज़ादी से काम नहीं कर पाते, या फिर फंडिंग में प्रॉब्लम आती थी, या फिर बाहर उन्होंने काम करना चाहते तो उसके ऊपर काफ़ी सेक्शन थी। जो कंपटीशन एक्ट 2002 आया उसमें ये चीज़ें क्लियर होगी कि सभी कंपनीज अपनी आज़ादी से प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी कंपनी से मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेट में जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन व्यापार करना है, आप इजीली बेस पर उस चीज़ को भी कर सकते हो। ये जो एक्ट है कहता पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगता है, चाहे MRTP एक्ट भी है चाहे आपका
कंपटीशन एक्ट भी है, एमआरटीपी के साथ ही कंपटीशन एक्ट है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता, अभी शायद होना स्टार्ट हो जाए तो हो जाए, फिलहाल पहले वाले जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट जो है अप्लाई होता था। इस एक्ट में कहता है कौन कौन से कहता है एंटी कम्पिटेटिव अरेंजमेंट होते हैं, प्रोहिबिशन मीन्स किन किन चीज़ों के ऊपर रुकावटें थी। आप कहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सामान सेल परचेज कर रहे हैं, आपके पास लिमिट्स होनी चाहिए प्रोडक्शन के बारे में, आप प्राइस क्या सेट कर रहे हैं, आपके पास क्या अरेंजमेंट्स हैं, मीन्स आप कोई डील को रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो किस बेस पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को रीसेल कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, मीन्स प्राइसेस मार्केट में उतार रहे हैं तो किस बेस पे उतार रहे हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहता है इस एक्ट के अंडर जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे उनके पास पहुँचनी जरूरी थी। फिर है प्रोविजन और अबोवेंस ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस। अगर मान लीजिए कहता किसी कंपनी के ऊपर प्रोविजन का होता है पाबंदी, अब्यूज का मतलब होता है बदसलूकी, ऐसी कोई डोमिनेंट पोजीशन किसी कंपनी के ऊपर आती है या फिर पाबंदी लगती है, उसके कहता क्या क्या काम है उसमें मार्केट में देखो इन्होंने लिखा है भी एन इंटरप्राइज अंडर द एक्ट इज कंसीडर टू अब्यूज इज डोमिनेंट पोजीशन इन मार्केट एक्टिविटीज। ऐसी कोई कंडीशन आती है किस बेस पे मार्केट को कहता हम बदसलूकी वाली पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन पे समझते हैं। सबसे पहले इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशनरी कंडीशन, अगर कहता अभी भेदभाव के हिसाब से या फिर रंग के हिसाब से या कि प्राइस के हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से कहता कोई आप मार्केट में गुड्स सेल कर रहे हैं तो डोमिनेंट पोजीशन वाली मानी जाएगी कंपनीज को। दूसरा, अगर कहता आपके पास गुड्स और सर्विसेज की रिस्ट्रिक्शंस हैं फिर भी आप मार्केट में वो चीज़ें उतार रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट ने चीज़ें बंद कर रखी हैं, फिर भी उसको डोमिनेंट पोजीशन में माना जाएगा। अगर आपकी गुड्स में कहता टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट की कमी है, मीन्स कंज्यूमर को लगता है भी इस चीज़ की कमी है फिर भी आप मार्केट में उतार रहे हो, आपके ऊपर केस कुछ भी लगे हुए इस चीज़ के लिए, फिर भी आपको डोमिनेंट पोजीशन में माना जाएगा। अगर कहता आप कंपनी में कुछ मार्केट जो डिनाई कर रही है उसके अलावा भी कोई काम कर रहे हो, मीन्स मार्केट कहती है भी ये चीज़ में कमी है, मीन्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, ऐसा भी हमारे लिए हानिकारक है या कुछ भी है, फिर भी आप कहता है ऐसा कंपटीशन एक्ट में वो कंपटीशन में मार्केट में वो चीज़ नहीं आती है। कंपटीशन एक्ट का मतलब होता है भी आपका प्रोडक्ट कंपटीशन में आएगा लेकिन वो कंपटीशन में नहीं आएगी। दिस एक्ट प्रोवाइड नो एंटरप्राइज शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। कहता है ये एक्ट ये भी कहता है कि कोई कंपनी अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में जा रही है उसको ये नहीं कह सकती मैं डोमिनेंट पोजीशन में नहीं हूँ। डोमिनेंट पोजीशन में कंपनी आ सकती है, मीन्स उसके ऊपर रुकावटें होती हैं, अगर वो ये काम को कंप्लीट कर देता भी ये सारी रुकावटें जो कंप्लीट कर देता फिर वो अप लेवल में चली जाती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपटीशन कमीशन, ये कंपटीशन कमीशन जो है कहता कब स्टार्ट हुआ, ये चेयरमैन और 10 मेंबर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टार्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, अभी कम से कम 2 चेयरमैन उसके 10 मेंबर साथ में स्टार्ट हो गए पॉइंट, इसमें डायरेक्टर जनरल साथ में कमीशन में बैठता था। इनका मेन काम ये था कि कम मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन लेके आना, कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन मीन्स उसके लेवल को बना के रखना, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे मार्केट में, सबके पास कहता फ्री में कोई भी जो रुकावटें हैं मीन्स फ्री में ट्रेड होना चाहिए, जो भी वेरीज हैं रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हो जानी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन का कहता है क्राइटेरिया क्या है मार्केट में हमें देखना होगा किस किस बेस पे हम मानते चलते हैं डोमिनेंट पोजीशन में कोई कंपनी है। सबसे पहले अगर मार्केट साइज, इकोनॉमिक पावर्स ऑफ द इंटरेस्ट, इससे पता लगता है मार्केट साइज क्या है कंपनी का, कंपनी में कौन कौन बंदे हैं जिनके पास पावर्स हैं, मीन्स कौन पैसे को देख रहा है, कंपनी का कंपटीटर्स कौन से हैं, उनके साइज किस प्रकार से हैं, कंपनी में वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसे है, मीन्स अपनी संस्थाओं के साथ कैसे जुड़ी हुई है, कंपनी की मोनोपोली पोजीशन कैसी है, उसका कंपनी की कौन कौन सी रुकावटें हैं, किस बेस पे कंपनी मार्केट में आ सकती है, कहाँ पे आके उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंपनी में क्या क्या दिखाए जा रहे हैं, वो सभी चीज़ों को देख के ही किसी का कंपनी का कहता है डोमिनेंट पोजीशन को देखा जा सकता है। फिर है रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जितनी भी पब्लिक पॉलिसी बनी है उसका कहता फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है भी कोई भी कंपनी जो है जिस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स में जा रही हैं या प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो पब्लिक पॉलिसी उसमें हेल्प होंगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि पब्लिक पॉलिसी से हम किसी भी कंपनी ने जो है प्रॉफिट कमाना है उस बेस पे प्रॉफिट कमा सकती है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी कंपनी के साथ जोड़ना है तो जोड़ सकती हैं, लिबरलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन व्यापार करना है तो पब्लिक पॉलिसी के अंडर रह के ही कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है। एमआरटीपी एक्ट भी जो है, कंपटीशन एक्ट भी जो है, एमआरटीपी आपका 1969 हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया 2002 हो गया। ये जो पब्लिक पॉलिसी है कंपनीज के रेगुलेशंस के लिए होती है, मीन्स आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन या फिर बैरियर्स जो आपकी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सकते हैं। ये रूल को फॉलो करके कंपनी अपनी लाइफ को क्या सक्सेसफुल बना सकती है और प्रॉफिट इजिली बेस पे कमा सकती है। आगे आपके पास है करंट ट्रेंड इन ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आज का ट्रेंड है ग्लोबल गवर्नेंस में या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आज का ट्रेंड क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनते हैं, मीन्स
पहले होता था कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनके हिसाब से, आज में इस रूप में क्या है, टेक्नोलॉजी को साथ लिया जाता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर का टाइम में उन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। मीन्स कॉर्पोरेट के गवर्नेंस जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करना, ये सारा काम कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हो रहा है। दूसरा, मोर इनपुट बाय द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर इनपुट्स इन्वेस्टर ही लगाते हैं। मीन जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो अपने बेस पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके आज के टाइम में ट्रेंड ही ऐसा है कि टेक्नोलॉजी बेस पे कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड करते जाना। जैसे उनको कि प्रॉपर काम में ट्रांसपेरेंसी लेके आना, पूरे के पूरे काम को मॉनिटर करते रहना, प्रोफेशनल पर्सन्स को हायर करना, मैनेजमेंट प्रॉपर करना, ये सारा काम जो है इन्वेस्टर्स खुद ही करते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आज के टाइम में ये भी चल रहा है कि कंपनी जो है ग्लोबलाइजेशन में काम कर रही है, बाहर को देखते हुए, बाहर का सामान इधर आ रहा है, इधर का सामान बाहर जा रहा है। प्लस जो नॉलेज, क्योंकि लोगों के टेस्ट भी अब वो नहीं रहे, वो सब कुछ बाहर का पहनना जैसे पसंद करते हैं, जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है उसी हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम कर रही है। मेकिंग अप न्यू रूल्स। लगातार नए से नए रूल बनते चले जा रहे हैं। जो पहले रूल थे उनको थोड़ा सा इग्नोर करते चले जा रहे हैं। मीन्स उनको इग्नोर तो नहीं है, वो तो चल ही रहे हैं। मीन्स उनको ओवर करके उनकी जगह पे नए रूल जो है लगातार बनते चले जा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी इतना आगे हमें आगे तक ले जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है, जिसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, उसको जो रेगुलेट करती है वो कौन करती है, सेबी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो इंडिया की प्राइमरी मार्केट होती है किसी भी कंपनीज के लिए, अगर किसी कंपनी ने न्यू कैपिटल रेज करनी है उसमें हेल्पफुल होती है। इसमें हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होंगी जो किसी भी कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, जब कंपनी एक्टर में, उसके बाद कुछ बैंक्स जो प्राइमरी एक्टर में काम करते हैं। सबसे पहले जो इसमें प्राइमरी एक्टर होते हैं हमारे पास होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होती हैं जिनमें कंपनी में क्या डायरेक्टर इनडायरेक्टर जो भी हैं वो अपने शेयर्स को जो है लिस्टेड करवाते हैं, और उनकी कंपनी फ़ायदा ये होता है कि उनको पैसा रेज करना है तो वो अपने शेयर सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो है अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर सेल करवा सकते हैं और पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, सबसे बड़ी मेजर स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1900 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इस्टेब्लिश हुई थी जनवरी 1995 में। ये इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हम मान के चले वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका काम जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है। मीन्स इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जो अंडरराइटिंग का काम है, सारे काम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर रही है। दूसरी जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टैब्लिश हुई थी 1992 में। जब ये स्टार्ट हुई थी इसकी इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ थी। आज के टाइम में तो इसकी कैपिटल जो है 10,20,426 करोड़ तक जा चुकी है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इन्होंने थोड़ा बहुत डाटा दिया, प्रॉपर तो दिया ही नहीं है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दिया भी। आज के टाइम में इन्होंने बताया भी 1 मार्च 2000 का डाटा दिया। 1 मार्च 2000 को इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाटा, जो उनकी टर्नओवर थी 10,20,426 करोड़ तक थी। जो ये दोनों एक्सचेंज का ये काम क्या करती हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आप काउंटर पे जाके भी काम अपना कंप्लीट करना, ये नहीं कि आपको कहीं भी कोई फैसिलिटीज मिलेंगी। काउंटर पे जाइए, शेयर सेल करवाने हैं, सर्टिफिकेट लेने हैं, जो कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किसी प्रकार की सेटलमेंट करनी है, ट्रांसपेरेंसी में काम करना है, आप ओवर द काउंटर जाके भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेन जो काम उसके बाद आया हमारे पास सेबी। सेबी जो है प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुई इंडिया में 1992 में। गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में पास किया था। इसका मेन काम क्या था, स्टॉक एक्सचेंज के काम को देखना, जितने प्रकार के ब्रोकर, सब ब्रोकर, एजेंट, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, सबको लाइसेंस प्रोवाइड करती है वो सेबी ही करती है। सबके काम को प्रॉपर मेंटेन करवा के रखना, सबके रिकॉर्ड बनवा के रखना, जैसे भी जो एजेंट है वो सारी अपनी रिपोर्ट जो है सेबी के दोगे। किसी भी प्रकार की फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या फिर लेन देन में एजेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को रोकना। इन्वेस्टर्स को प्रॉपर एजुकेशन या फिर प्रॉपर से ट्रेनिंग देना, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो शेयर खरीदना चाहते हैं, वो सारी सेबी के थ्रू ले सकते हैं। मीन्स किसी बंदे ने शेयर को अक्वायर करना है या शेयर्स को सेल करना है या ट्रांसफर किसी नाम करना है, वो सारा काम सेबी के थ्रू ही होना था। किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अंडरराइटर से लेना, कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने, एजेंट से लेने, वो सारा काम सेबी कर सकती है। कौन कौन सी फीसिस या कौन कौन से खर्चे या टैक्स लगाने हैं, वो सारा कुछ डिसाइड जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करती है।
इसके कुछ इन्होंने पॉइंट ये भी लिखे हैं, मोर अबाउट दिस डिपार्टमेंट इज फॉलोज प्राइमरी मार्केट पॉलिसी, इंटरमीडिएट मीन जितने प्रकार के विचोले हैं प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट भी सेबी कर रही है। प्रॉपर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट बना के रखना, ये भी सेबी कर रही है। उसके बाद कुछ है सेकेंडरी, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या करती है, जो पहले से शेयर बिके हुए उनको दोबारा सेल करवाती है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट का भी प्रॉपर से काम को मैनेज करना, उसमें इनसाइडर डिपार्टमेंट्स हैं, जो इनसाइडर अंदर अंदर बेच बेच सामान, उन सभी काम को भी मैनेज करना, ये भी सेबी का काम है। उसके अलावा जितनी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर पब्लिकेशन या फिर कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जो कहता भी कंपनी में शेयर शोर के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो शेयर वगैरह सेल का काम करती हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन सेबी के थ्रू करवाना। जितने भी लीगल डिपार्टमेंट है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेबी से जरूर लेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। सेबी उन सभी के लिए एक तरह के मेंबर का काम करती है, सभी को काम कैसे कंप्लीट करना, उन सभी के काम को रेगुलेट करती है। सेबी की पावर्स इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहले कहते हैं सेबी कौन कौन सी गाइडलाइंस देती है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन सेबी जरूर देगी। उसके बाद ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, कोई भी जो काम हो रहा है उस पर ट्रांसपेरेंसी लेके आना, मीन सभी लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी अगर डेवलपमेंट करवानी, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनना हो, मीन उनको आगे बढ़ाना है, उनके काम को कैसे चलाना है, जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन है या सर्टिफिकेशन रिन्यूअल है, सारा काम सेबी करेगी। प्राइडिंग ऑफ इशूज, जितने प्रकार के शेयर्स होंगे वो खुद ही इशू सेबी के थ्रू ही इशू होंगे। बोनस इशू, कोई कंपनी बोनस के शेयर इशू करना चाहती है या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, वो सारे काम जो है सेबी से परमिशन के थ्रू ही होंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम बॉन्ड बोल सकते हैं, कमर्शियल पेपर बोल सकते हैं, सीडी पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, ये सारे काम जितनी भी परमिशन हैं हमें सेबी के थ्रू ही परमिशन मिलती हैं। फर्म ने एक शेयर को अलॉटमेंट करना है, फर्म के शेयर ट्रांसफर करने हैं या प्रमोटर को भेजने हैं, आगे प्रमोटर भी कई बार सेल करवाते हैं, वो सारी की सारी परमिशन जो है सेबी के थ्रू ही होंगी। मीन्स प्रमोटर भी जो रजिस्टर्ड होते हैं वो सेबी के थ्रू ही रजिस्टर्ड होते हैं। इन्होंने आगे ये बताया भी डिपोजिटर, पार्टिसिपेंट, कस्टडियन, डिवेंचर ट्रस्टी, एफआईज, इनसाइडर ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड या फिर बैंकर टू इशू, इन सभी के काम को चलाने की पावर्स हैं वो सारी किसके पास है, सेबी के पास ही है। सेबी खुद डिसाइड करती है भी कौन सा पर्सन किस हिसाब से काम करेगा, किसको कितने कितने साल का लाइसेंस मिलेगा, कितने टाइम बाद उसको रिन्यू करवाना है, वो सभी चीज़ों के बारे में। सेबी जो है प्राइमरी मार्केट में भी काम कर रही है और सेकेंडरी में भी कर रही है। प्राइमरी में होता है कि न्यू शेयर जब इशू किए जाते हैं, नए शेयर से नए शेयर इशू करना, कैपिटल रेज करवाना, वो प्राइमरी मार्केट का काम है। सेकेंडरी मार्केट जो पहले से कंपनी मार्केट में शेयर सेल हुए हैं उनको दोबारा से री इशू करवाना, वो सेकेंडरी मार्केट का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग जो काम है ये प्रोहिबिटेड है, मीन्स सेबी के द्वारा ये इस चीज़ को हमेशा रोका जाता है, कहता किसी भी कंपनी ने अपने शेयर सेल करवाने हैं उसको लिस्टेड करवा के ही सेल करवाएं। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, कई बार कंपनीज क्या है अपने अंदर ही अंदर अपने शेयर सेल करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सभी इस चीज़ को प्रोहिबिशन मीन्स रुकावट डालती है इस चीज़ में कि कोई कंपनी इस चीज़ को कभी ना करे। कई बार ऐसी कुछ कंडीशन आती है, कई बार कंपनी को लगता है भी थोड़े से शेयर हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग कहता होनी नहीं चाहिए, हमें अब हमेशा चाहिए कि हम कमिटमेंट करें कि हमें हर चीज़ जो है सेबी के पास इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जब कंपनी कहता अनपब्लिश किए हुए मीन्स लोगों को बताए हुए बिना किसी सिक्योरिटी बेस पे अपने शेयर सेल करवा लेते हैं उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग ही बोलते हैं। या फिर किसी बंदे के बिहाफ के ऊपर शेयर सेल हो जाते हैं उसको भी हम इनसाइडर ट्रेडिंग ही बोलते हैं। एक है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग भी एक एग्रीमेंट होता है, जो पर्सन्स अंडरराइटर्स होते हैं उनको सेबी से जो है रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जो भी कंपनी अंडरराइटर से एग्रीमेंट करेगी शेयर सेल करवाने के लिए, इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि अंडरराइटर्स को जितने भी शेयर का एग्रीमेंट किए, अगर वो सारे शेयर सेल करवा देता है उसको अपना कमीशन तो मिलना ही मिलना है। अगर मान लीजिए कुछ शेयर जो है सेल नहीं करवा पाते अंडरराइटर्स, तो उन सभी शेयर्स को उनको खुद ही परचेज करना पड़ता है कंपनी से, चाहे वो बिके चाहे ना बिके। इसमें फर्क ये कि दूसरा आता है ब्रोकर्स। ब्रोकर सिर्फ कमीशंस के लिए काम करते हैं, जितने कंपनी के शेयर बिक जाएंगे उसका उतना कमीशन ले लेंगे, जो नहीं बिकेंगे वो कंपनी को वापस चले जाते हैं। ये हमारे से कंपनी की कैपिटल मार्केट जो कंपनी मार्केट में पैसा रेज करवाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट इन ट्रांजिशन इकोनॉमीज। मीन्स गवर्नमेंट कहता इकोनॉमीज को आगे चलाने के लिए क्या क्या काम कर रही है, इंक्लूडिंग IRDA, AMF और कमोडिटी एक्सचेंज। हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के क्या रोल हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप के रोल्स हैं, मीन्स गवर्नमेंट जो है अलग अलग रोल अदा कर रही है। सबसे पहले रेगुलेटरी रूल, मीन्स गवर्नमेंट जो है कोई भी कंपनी अगर आ रही है उनके लिए रेगुलेटरी रूल कर रही है। रेगुलेटरी रूल मीन्स सबसे पहले रिजर्वेशंस,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन आपने देखा होगा, जैसे कोई बजट वगैरह आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लग से लिखते हैं इतने % हम पैसा इसमें लगा रहे हैं, मिडिल स्केल के लिए इतना लगा रहे हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए मीन्स रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम जैसे बनाते हैं वो बनाती है गवर्नमेंट। उसके बाद कंपनीज के लिए लाइसेंस सिस्टम, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो, पहले तो लाइसेंस लेने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, आजकल तो सारा कुछ जैसे ऑनलाइन हो गया, फाइल दीजिए आपका डाटा इकट्ठा होगा, सीए की परमिशन मिलेगी तो आपके लाइसेंस इजली बेस पे इशू हो जाते हैं। कोई कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने फॉर्मेलिटीज जो है सेटअप की हुई है। जैसे हमने पीछे MRTP पढ़ा, भी जो कंपनी जिनकी एसेट 100 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, अगर उन्हें मर्जन करना है, किसी कंपनी को उनके साथ मिलाना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कुछ भी काम करना है, तो कहता है उनको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वही चीज़ होगी भी, अगर कोई कंपनी कहता है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, FDI, उन मीन्स गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। रेगुलेटरी रूल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, कितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्टली आजकल तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। टैक्स, गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी के सिस्टम में टैक्स सिस्टम भी लगाया हुआ है, कंपनीज के ऊपर टैक्स भी लगते हैं, ताकि कंपनीज को ये ना लगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, गवर्नमेंट भी आपके ऊपर काम को निगरानी रख रही है, उनको टैक्स भी करना पड़ता है। सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की सप्लाई भी RBI के थ्रू करती है। मीन्स मोनोपोली कंडीशन जब आ जाती है, मान लो मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा कहीं से निकल के, तो फिर गवर्नमेंट उसमें सप्लाई के लिए हेल्प करती है। इंसेंटिव देना, कंपनीज को इंसेंटिव देने का काम भी जो है गवर्नमेंट खुद ही करे। उसके बाद लीगल रूल, लीगल रूल क्या है, गवर्नमेंट लीगल रूल भी पास करती है। जो भी कंपनीज के लिए कानून पास करती है उसको पार्लियामेंट में बैठ के पास करती है, और उसके बाद वो मार्केट में कानून जो उतर के आता है, फिर पब्लिक को फॉलो करना पड़ता है। जैसे GST पास हुआ, GST लगना है, उसके बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी पास, मतलब ये सभी चीज़ों को गवर्नमेंट खुद ही रखती है, किस हिसाब से मार्केटिंग में जो चीज़ों की जरूरत है उसको कंप्लीट कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, लगातार सड़कें बन रही हैं, रेल की लाइनें जहाँ जहाँ नहीं है बिछ रही हैं, बिजली की फैसिलिटीज़ जहाँ पे नहीं है पहुँच रही हैं, जहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाती वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँचाने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। अब तो काफ़ी टाइम ऐसा भी होगा, काफ़ी जगह जो डेवलप एरिया बना दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनीज लेवल में कहता है HR डिपार्टमेंट को डेवलप करना, क्योंकि अगर मान लो सिंगल पर्सन है तो बिजनेस चला लेगा, अगर छोटा सा बिजनेस, जब बड़ा बिजनेस आएगा उसको बहुत सारे काम करने हैं, सैलरी बनाना, इंसेंटिव देने, ट्रेनिंग देनी, स्टाफिंग करनी, रिक्रूटमेंट करनी, उसके अलावा पेरोल सेट करने, ये सारे काम सिंगल पर्सन नहीं करता, तो HR डिपार्टमेंट को डेवलप करना। जैसे जैसे कहता बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा, HR डिपार्टमेंट में भी आगे आगे बंदे हायर करते चले जाना, भी उनसे आगे भी सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स के अंडर नीचे बने रखना, ताकि जितना इसकी डेवलपमेंट होगी कंपनी उतना ज़्यादा आगे जा सकती हैं। फिर कॉर्पोरेशन में कहता हूँ उन्होंने कंपनीज में कहता आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमीज के लिए इंटरप्रेन्योरल रोल, इंटरप्रेन्योरल रोल के मीन्स जितने पर्सन्स जो बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास अपनी स्किल्स हैं, उनको फाइनेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जिनके पास स्किल्स अपना बिजनेस नहीं कर पाते, उसका रीज़न होता है कि उनके पास पैसे की कमी होती है, पैसे की कमी की वजह से अपना बिजनेस सेटअप नहीं करा। लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री बैंक, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, या उसके अलावा कोई और संस्थाएं जो सुडको कह सकते हैं, जो हुडको कह सकते हैं, जो हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए आते हैं, वो सभी संस्थाएं गवर्नमेंट लेके आई भी इंटरप्रेन्योर के लिए। आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको इजीली बेस पे फायदा मिल जाएगा। प्लानिंग रोल, सबसे जरूरी जो काम करते हैं गवर्नमेंट जो है प्लानिंग का काम करती है, किस कंपनी को कहाँ किस टाइम पे किस सेक्टर में हम पैसा लगाएं, वो सारी चीज़ें प्लानिंग। एग्रीगेट सिस्टम सबके लिए बना के रखना, मीन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना कंपनी के लिए, ये सभी प्लानिंग जो है गवर्नमेंट खुद ही कर रही है। इसमें गवर्नमेंट ने एक साथ में ये भी किया है, IRDA लगाया, मीन्स IRDA जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी सेटलमेंट भी गवर्नमेंट मीन्स इसको पास किया, तो गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 बिल में 1999 में पार्लियामेंट में इस चीज़ को पास किया गया था। इसका मेन फंक्शन था कि जितनी भी कंपनीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई है उन सभी कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। मीन्स उनको लगी कौन आज के टाइम में आपने पीछे शायद सुना भी होगा, सभी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि अलग अलग सेक्टर में हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये IRDA एक फंक्शन ऐसा किया गया था, अभी जितने भी हमारे पास कहता कोई भी पर्सन रिन्यूएबल्स में आ रहे हैं या मॉडिफिकेशन में आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों का काम देखें। जितना भी इंश्योरेंस का काम होता है, अभी कंपनी वाले करवाते हैं ना इंश्योरेंस, मीन्स जितने प्रकार के भी इंश्योरेंस का काम होता है इस अथॉरिटी के अंडर ही होता है। LIC होगी, जो भी कंपनीज है, वो कंपनी जो बहुत पुरानी चले आ रही हैं, लेकिन ये जो एक्ट पास हुआ 1999 में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जितना भी इंश्योरेंस का बिजनेस हो रहा होगा वो सारा अब इनके अंडर से होगा। जो भी काम की निगरानी रखेंगे वो इसी के हिसाब से रखेंगे। बेसिकली इसमें कहता है चेयरमैन के साथ 10 मेंबर और भी होते हैं, बाकी आगे जैसे मेंबर की जरूरत है वो मेंबर बढ़ाते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी एरिया में कहता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, उसको रिन्यू करना है, मॉडिफाई करना है, किसी की इंश्योरेंस को ख़त्म करना है, वो सारे काम जो पावर्स हैं वो IRD के पास ही हैं।
पॉलिसी ऑर्डर के काम, पॉलिसी को प्रमोट करना, कोई नई पॉलिसी है वो भी आईआरडी डिसाइड करेगी। किसी बंदे की कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं कंपनीज के साथ, भी हमारा क्लेम नहीं मिला, उन क्लेम्स को टाइमली दिलवाना, ये भी आरडीआई का काम ही है। उसके बाद कोई भी पर्सन जो डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने काम को मार्जिन सेफ्टी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो सारा काम भी आईआरडीए ही देखती है। अगर आईआरडी को लगता है भी कोई कंपनी अपने काम में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पा रही, मीन्स रिकॉर्ड नहीं बना रही, उनके लाइसेंस को कैंसिल करना, लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाना, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना, जब किसी की रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी तो कॉल करके मंगवा लेना, ये सारे काम जो आईआरडी के ही होते हैं, इनके ये पावर्स हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक संस्था लगाई थी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये भी 1995 में आई थी। एसोसिएशन म्यूचुअल फंड का मीन्स आज के टाइम में सुना भी, आज के टाइम में बहुत सारी ऐड आती है म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने। गवर्नमेंट ये पैसे में इन्वेस्टमेंट करवाती है, लोगों से भी, कंपनीज में से भी। जो ये पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये घूम घुमा के गवर्नमेंट के पास ही आता है, गवर्नमेंट जो इसको मार्केट में, पब्लिक सेक्टर में उतारती है। ये पैसा हमारा ही पैसा मार्केट में ऐसे घूमता रहता है, लेकिन यहाँ की अलग अलग संस्था में, जैसे हम लोग बैंकों में जमा करते हैं, बैंक वाले भी संभाल के तो रखते नहीं है, वो मार्केट में आगे ही लगे होते हैं। किसी कंपनी कोई घर वाले ले गए जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, लोन नहीं चलते हैं। तो ये आज के टाइम में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या थे, मार्केट में पैसा लेके आना, एथिकल बिहेवियर कितना बिजनेस हो सके, एथिकल मींस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं सब लोग उसना बिहेव कर सकें, टाइम टू टाइम सबको पैसा अपना मिलता चला जाए। ये इसका मेन कारण यही थे। मींस इंडिया में जो अवेयरनेस लेके आने भी, पैसा जो है आपके पास बहुत है, उसको प्रॉपर यूज कैसे करना है, इसका मेन रीजन ये था इसको लेके। उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज भी एक तरह का बिजनेस हम बोलते हैं भी, जैसे जो डेरिवेटिव जैसे सिक्योरिटीज होते हैं जहाँ पे सेल वगैरह की जाती है, इसको कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। इसके रीजन क्या होते हैं, जैसे कि हेजिंग, आप कहते समय से मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस आ रही है, प्राइस कम बढ़ती होंगी, उस टाइम पे कहता है कमोडिटी एक्सचेंज का बिजनेस चलता है। हम बोलते हैं कि इतने टाइम बाद आपको कमोडिटी जो एक्सचेंज कर दी, जो आपने बिजनेस में कोई एसेट लगाई है वो एक्सचेंज कर दी जाएगी, उसको कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। क्योंकि ये कंडीशन तो आती रहती है मार्केट में, जैसे कि स्पेकुलेटिंग, कई बार कोई बंदे जो है स्पेकुलेटिंग में भी बिजनेस करते हैं, भी आज कम में कल तो ज़्यादा में बेचेंगे, उस चीज़ को खत्म करने के लिए कमोडिटी एक्सचेंज आई। शिफ्ट ऑफ रिस्क, अपना बर्डन का जो रिस्क हमारे ऊपर है उसके ऊपर ट्रांसफर करने के लिए भी हेजिंग होती है। कई बार हमें होता है कि हमारा पैसा लगा होगा, नुकसान होगा, अब दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसफर करने में कमोडिटी एक्सचेंज हो सकता है। इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए भी कमोडिटी एक्सचेंज का बिजनेस हुआ। इंडिया में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने उसका लिस्ट दी है। हमारे लुधियाना में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है, इन्होंने काफ़ी दिए हैं, बॉम्बे, बठिंडा, राजकोट, कानपुर, मेरठ, अहमदाबाद, विजय, उसके बाद इंडिया पेपर, राजधानी ओवल्स, नेशनल बोर्ड, चैम्बर, ईस्टमैन, लुधियाना, काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारे इंडिया में है। मींस दो मेन हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी है ये 1995 में आई थी, दूसरी हमारी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1999 में। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया की और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये पॉइंट। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, हाँ जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है।